हेलो एवरीवन, दिस इज सीए पायल श्रीमाल और आज के लॉ के रिवीजन में हम करने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 1। यूनिट 1 का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेक्शन 1 बोलता है कि सोगा लगता किसको है। तो भाई एप्लीकेबिलिटी इज होल ऑफ इंडिया। ये एक्ट आया था 1 जुलाई 1930 को। और भाई आपको मैं ये ऑलरेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बीच में बता चुकी हूँ कि उसके जस्ट बाद यानी 75 सेक्शन जहाँ से ख़त्म होता है 76 सेक्शन ऑनवर्ड्स आपका सोगा होता था। इट वॉज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओनली, फिर उसे अलग कर दिया गया और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में अलग से उसको डाल दिया। तो क्या गुड्स का खरीदना बेचना भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है? जी हाँ। तो क्या उस पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा? तो सेक्शन 3 बोलता है जी बिल्कुल लगेगा, अनलेस उसमें कुछ ऐसा ना निकल आए जो सोगा के साथ इनकंसिस्टेंट है, बिकॉज स्पेसिफिक ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर जनरल। अब भाई सेक्शन 4 की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन 4। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो प्रकार का हो सकता है, या तो आप हाथ के हाथ अभी बेचने का बोलो तो उसको बोलते हैं सेल, या फिर हम आज ही फ्यूचर डेट के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, यानी हमने आज तो सिर्फ नक्की किया है कि बेचेंगे तो फ्यूचर में जाके, तो उसको कहते हैं अग्रीमेंट टू सेल। ये एब्सोल्यूट भी हो सकती है या फिर इस पे कोई शर्त या कंडीशन भी लगाई जा सकती है। जब भी अग्रीमेंट की बात होती है ना, ये अग्रीमेंट या तो फ्यूचर डेट पर या फिर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन होता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा होगा, या तो आज से 2 महीने बाद मैं मेरी गाड़ी तुझे बेचूंगा, दैट इज एन अग्रीमेंट टू सेल, या फिर जब मेरे 12th का रिजल्ट आ जाए सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, या फिर जब भाव इतना बढ़ जाए सब्जेक्ट टू कंडीशन। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सब्जेक्ट टू कंडीशन होता है। सेल अग्रीमेंट टू सेल में फर्क क्या है? सेल और अग्रीमेंट टू सेल में सबसे बड़ा फर्क जो मीनिंग का हमने देख लिया कि सेल तुरंत प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप पास करता है, जबकि अग्रीमेंट फ्यूचर डेट पे या सब्जेक्ट टू कंडीशन करता है। वही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेल में होती है तुरंत और अग्रीमेंट में होती है लेटर। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? सेल तो हो चुका वाला कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि अग्रीमेंट तो होगा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है जो होना बाकी है। अब बाई चांस सेल हो जाती है और उसके बाद बायर सेलर को पैसे नहीं दे रहा, तो सेल में तो आप पूरे पैसे के लिए केस कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी सेल हो चुकी है, प्रॉपर्टी पास हो चुकी है। मगर अग्रीमेंट टू सेल में आप सिर्फ डैमेजेस मांग पाओगे कि वादा करके तूने अपना वादा तोड़ा क्यों, आप लेकिन पूरे प्राइस के लिए उसको स्यू कर पाओगे नहीं। रिस्क किसका? ओनरशिप जिसकी होती है रिस्क उसकी होती है। तो वही पहले केस में जहां सेल हो चुकी है, बायर बन चुका है मालिक, तो रिस्क उसके पास आ जाएगा, जबकि अग्रीमेंट में अब तक सेलर ही मालिक है, इसलिए पूरा का पूरा रिस्क सेलर का ही रहेगा। रीसेल करने का हक, सेल वर्सेस अग्रीमेंट। देखिए अग्रीमेंट में अब तक आप ही ओनर है तो आप आराम से रीसेल कर सकते हैं, लेकिन सेल के अंदर में अब ये बायर की प्रॉपर्टी हो चुकी है तो कायदे अनुसार सेलर ने बेचना नहीं चाहिए, पर अनपेड सेलर के पास हक होता है कि वो बेच सके, ऐसा अलग से प्रोविजन है। अग्रीमेंट टू सेल टाइम पूरा हो जाने पर, 2 महीने आ जाने पर या शर्तें पूरी हो जाने पर अपने आप अग्रीमेंट टू सेल बन जाता है सेल। अब बात करते हैं सेल को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। व्हाट आर द वैलिड एसेंशियल्स ऑफ अ सेल? कम से कम 2 पार्टी होनी चाहिए, एक बायर एक सेलर। बायर वो होता है जो या तो खरीदता है और जो वादा करता है मैं खरीदूंगा वो भी बायर होता है। सेलर भी जो सेल करता है और जो अग्रीज टू सेल, दोनों ही सेलर होते हैं। दूसरी चीज जो चाहिए इस सब्जेक्ट मैटर, कम से कम गुड्स तो होना चाहिए ना। व्हाट आर गुड्स? एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम्स यानी डेटर्स, और कैश यानी रुपया। ये दोनों चीज गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता। स्टॉक, शेयर्स, ये सब आएंगे गुड्स की डेफिनेशन में। इंग्लिश लॉ में नहीं आते पर इंडियन लॉ में आते हैं। घास, क्रॉप्स, ये सारी चीजें वैसे तो जमीन का हिस्सा है, पर क्योंकि इसे कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे अलग ही कर दिया जाता है, बिफोर योर सेलिंग ये अलग कर दिए जाते हैं, इसीलिए इन्हें गुड्स माना जाता है।
ऑल्सो FDR यानी आपके फिक्स डिपॉजिट रसीद भी गुड्स की डेफिनेशन में कवर होंगे, क्योंकि वो सर्क्यूलेटिंग मनी नहीं है, इसलिए वो मनी का पार्ट नहीं माना जाएगा। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है सेल पूरा होने के लिए इज प्रॉपर्टी का पास होना। प्रॉपर्टी का मतलब ही ओनरशिप होता है, यानी सेलर से बायर के पास ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी होनी चाहिए। पोजेशन और प्राइस से फर्क नहीं पड़ता। 2 क्लॉज 11 में इसकी डेफिनेशन है, आप अलग अलग डेफिनेशन देख लीजिए। 2 क्लॉज 7 में गुड्स की थी, 1 में बायर और 13 में सेलर। प्रॉपर्टी भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है जनरल प्रॉपर्टी, यानी आप पूरे के पूरे प्रोडक्ट के मालिक बन रहे हो, जबकि स्पेशल प्रॉपर्टी कब मिलती है, व्हेन किसी ने आपके पास अपना सामान गिरवी रखवाया है। आप उस सामान के मालिक तो नहीं बन जाते, पर आप उस सामान को बेच के अपना पैसा जरूर निकलवा सकते हो, तो कुछ हक है उन सामान के प्रति जो आप ओनर जैसे एक्सरसाइज कर सकते हो। पार्शियल ओनर कह लो, इसीलिए उसे स्पेशल ओनरशिप कहा जाता है। अब बात करते हैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है। सबसे पहले एक ऑफर होना चाहिए, उसे कोई एक्सेप्ट करेगा, यानी सेलर और बायर के दोनों में से कोई एक ऑफर देगा, दूसरा उसे एक्सेप्ट करेगा। साथ ही साथ उस बात की पेमेंट होगी सामान की, और सामान की जाएगी डिलीवरी यानी पोजेशन। अब इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि पेमेंट और पोजेशन कब पास हो रहा है। देख लीजिए, इमीडिएट डिलीवरी हो सकती है, इमीडिएट पेमेंट या डिलीवरी फ्यूचर में, दोनों इमीडिएट, दोनों फ्यूचर डेट में, या दोनों इंस्टॉलमेंट में, कुछ भी कैसे भी हो फर्क ही नहीं पड़ता। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का फॉर्म कैसा होता है, या तो इशारों में, या फिर शब्द बोलकर, या शब्द लिखकर, या आधा बोलकर आधा लिखकर, कैसे भी सेल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है। अब कौन सा समय एसेंशियल है सेल के लिए? क्या टाइम पेमेंट का एसेंशियल है या डिलीवरी का एसेंशियल है? तो देखिए, पेमेंट का टाइम तो एसेंशियल है ही नहीं जब तक कि आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख ना देते हो इस बारे में। डिलीवरी का टाइम भी कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा होगा कि एसेंशियल है कि नहीं। यूजुअली हम मानते हैं कि गुड्स की डिलीवरी बिना डिले के कर दी जानी चाहिए। हालांकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ओनरशिप का पास होना है, क्योंकि आपने देखा जो वैलिड एसेंशियल्स है उनमें पार्टी, सब्जेक्ट मैटर, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और एक चीज़ थी कंसिडरेशन। प्राइस होना ज़रूरी है, मनी कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। मनी या गुड्स पार्टली भी हो सकते हैं, पर थोड़ा पैसा होना चाहिए। यानी अगर मैं आपको कोई सामान बेच रही हूँ तो थोड़ा मुझे उसके बदले कैश चाहिए, और थोड़ा आप एक्सचेंज भी डाल सकते हो कि भाई मेरी पुरानी गाड़ी के बदले तू नई गाड़ी दे दे पूरी की पूरी। इट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन सोगा। बट अगर मेरी नई गाड़ी आप ले रहे हो, बदले में आप अपनी पुरानी गाड़ी और कुछ कैश भी दे रहे हो, तो वो सोगा में कंसिडर हो जाएगा। तो ये कंसिडरेशन जो 4th एसेंशियल था वो रह गया हमारा। पर ओनरशिप देख लीजिए, कंसिडरेशन देख लीजिए, डिलीवरी से तो फर्क भी नहीं पड़ा। सेम वे प्राइस कब पे कर रहे हो उससे भी फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ता है सिर्फ ओनरशिप के टाइम से कि ओनरशिप कब पास हुई थी, सेल तभी होती है। अब बात करते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के गुड्स की, टाइप्स ऑफ गुड्स। तो देखिए, एक होते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स, ये सेलर के पास है या सेलर इन्हें ओन कर रहा है इवन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, सेल के टाइम पर ही। जबकि फ्यूचर गुड्स वो होते हैं जो या तो बनने बाकी है या तो अब तक सेलर के पास आने बाकी है कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त। कंटिंजेंट गुड्स का तो पता भी नहीं है कि वो सेलर के पास आएंगे या भी नहीं आएंगे, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। उसको कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर कहेंगे अग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स ये दोनों का मैं करंट में कैसे सेल कर दूं, जो चीज़ अभी है ही नहीं या आएगी की भी नहीं, वो मुझे पता नहीं, मैं उसकी ओनरशिप कैसे पास कर दूं। सो आई कैन नॉट एक्चुअली प्रॉमिस टू सेल इट। मैं सिर्फ अग्री कर सकती हूँ, मैं सेल नहीं कर सकती इसकी। फ्यूचर वर्सेस कंटिंजेंट का मीनिंग देख लिया हमने। अनसर्टेनिटी एक्चुअली कंटिंजेंट में होती है। स्कोप, कंटिंजेंट फ्यूचर गुड्स को इंक्लूड करता है अपने अंदर। इफेक्ट, अग्रीमेंट टू सेल बनेगा फ्यूचर गुड्स का, और इसका तो भैया पता ही नहीं है, कंटिंजेंसी पे डिपेंड करता है कि वो सामान भी हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तब शायद हम बेच पाएंगे, पता भी नहीं है। अगर मैं अनअसर्टेन गुड्स की बात करूं, एक्चुअली आपके एग्जिस्टिंग गुड्स भी 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पार्ट नंबर 1 अनअसर्टेन, जो बाद में जाके असर्टेन हो जाते हैं, और एक जो कॉन्ट्रैक्ट बनते समय ही फिक्स होते हैं। दोज आर योर स्पेसिफिक गुड्स। तो स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं? एट द टाइम ही अग्रीड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, आपको पता होता है कि मुझे यही वाली ड्रेस लेनी है, तो वो हो गए आपके स्पेसिफिक गुड्स। जबकि अनअसर्टेन गुड्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं होते, सिर्फ डिस्क्राइब करके या सैंपल बताकर हमने क्वांटिटी बता दी होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोल दिया भाई मुझे 50 बेल कॉटन की चाहिए।
अब एट द टाइम तो वो अनअसर्टेन्ड ही थे, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद आपने पैकिंग वगैरह शुरू करी पूरा करके और ट्रक में 50 बेल कॉटन के चढ़ा दिए, तो मेरे अनअसर्टेन गुड्स असर्टेन्ड बन जाएंगे। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ गुड्स, जिसमें एग्जिस्टिंग के भी 3 टाइप्स देख लिए, फ्यूचर देख लिया, कंटिंजेंट देख लिया। नाउ लेट अस फोकस ऑन स्पेसिफिक गुड्स। एक्चुअली स्पेसिफिक गुड्स में मेरे दिमाग में एक ड्रेस फिक्स है जो मुझे खरीदनी है, या एक टीवी या एक गाड़ी, इनके बहुत मल्टीपल टाइप्स नहीं है, मुझे यही वाला चाहिए, और वही गुड अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही सेक्शन 7 कहता है अगर गुड्स पेरिश हो गए, डैमेज हो गए, या अब वो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करते, तो भैया भले ही सेलर को मालूम हो या नहीं मालूम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। बट सपोज ये होता अग्रीमेंट टू सेल, और अग्रीमेंट होने के बाद मगर सेल होने से पहले गुड्स डैमेज हो जाते और इसमें सेलर की कोई गलती नहीं होती, तो इस अग्रीमेंट को अवॉइड किया जाएगा सेक्शन 8 के द्वारा। 7 और 8 सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स को लग रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। ये अनअसर्टेन गुड्स को नहीं लगेंगे, क्योंकि सपोज अनअसर्टेन गुड्स में क्या हुआ कि अगर थोड़ी बहुत कॉटन खराब भी हो गई तो मैं दूसरी कॉटन तो यूज कर सकती हूँ ना, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। पर स्पेसिफिक गुड्स में तो हमें वही चीज चाहिए जिसका दूसरा पार्ट शायद है ही नहीं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइस। प्राइस सेक्शन 9 असर्टेनमेंट। प्राइस कैसे तय होगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का? पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख दो, इट कैन बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, या फिर आप मैनर कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हो कि कैसे प्राइस तय होगा, लाइक वैल्यूअर से कराएंगे, या फिर हम लोग हमेशा जैसे प्राइस तय करते हैं, जैसे नक्की करते हैं, वैसे ही नक्की होगा। अगर इन 3 तरीकों से भी हम नहीं कर पाए तो रीजनेबल प्राइस पे करना होगा, और रीजनेबल क्या होता है वो तो हालात बताएंगे हमको। अब सपोज हमने ये तय किया था कि इन द मैनर कि हम वैल्यूएशन करवाएंगे थर्ड पार्टी से अंडर सेक्शन 10, थर्ड पार्टी वैल्यू करके बताएगा क्या प्राइस होगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। और थर्ड पार्टी ना नहीं कर पा रहा या नहीं कर रहा, या तो कर नहीं रहा या तो कर पा नहीं रहा प्राइस डिसाइड, ऐसे में आधा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, आधा बाकी है, तो जो बचा हुआ है उसको आप अवॉइड कर सकते हो। बट अगर आधा हो चुका है तो उसके लिए बायर को रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा, ना वो सामान लौटाएगा, ना उसे सामान लौटाने की जरूरत है, और ना ही सेलर डिमांड कर सकता है सामान की। ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान दे दिया गया है उसके लिए बायर पेमेंट कर देगा, और जो सामान देना बाकी है आगे का कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो जाएगा। बट अगर थर्ड पार्टी ये नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे सेलर या बायर ने रोका था, किसी की डिफॉल्ट की वजह से ये हुआ है, तो ऐसे में दूसरी पार्टी स्यू कर सकती है डिफॉल्टिंग पार्टी को। अब सेल तो हमने पढ़ लिया क्या होता है, पर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो सेल जैसे होते हैं, जो एग्जैक्टली सेल होते नहीं है, दे आर लाइक सेल। तो क्या फर्क है उनमें, आइए देखते हैं डिफरेंसेस। सेल वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। वर्क एंड लेबर का मतलब जैसे मेरी एक्टिवा खराब हो गई और मैंने ठीक कराने दी, या फिर मैंने घड़ी दी ठीक कराने के लिए, या फिर मेरे पास में कुछ गोल्ड पड़ा है और मैंने किसी को ज्वेलरी बनाने के लिए दी, तो उस केस में मैंने सामने वाले को सामान दिया था कुछ काम करवाने के लिए, स्किल लेबर के लिए। जबकि सेल में क्या होता है, सेल में तो हम बेच ही देते हैं, सामान वापस आता ही नहीं है, और सेल तो सिर्फ डिलीवरी करने से हो जाती है, जबकि वर्क एंड लेबर में कुछ स्किल इन्वॉल्व होता है। तो वर्क एंड लेबर के लिए आपने अगर किसी को सामान दिया है तो इट इज डिफरेंट, इट इज नॉट एट ऑल सेल। दूसरा सेल जैसा दिखने वाला ट्रांजैक्शन जो सेल नहीं होता है इज हायर परचेज अग्रीमेंट। हायर परचेज अग्रीमेंट एक्चुअली रेंटिंग फैसिलिटी जैसा ही होता है कि अगर आपको कोई सामान चाहिए आप उसे रेंट पर ले रहे हो, बट इसमें एक कैच है, इसका अगर आप लास्ट इंस्टॉलमेंट तक पे कर देते हो ना, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे आपको एक मौका है कि आप वो सामान खरीद सकते हो। तो ओनर ने अपना सामान यूज करने के लिए हायरर को दिया होता है हायर परचेज में, बट हायरर जो है वो ओनर बन जाएगा अगर वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देता है। तो ओनरशिप कब पास हुई? इन केस ऑफ हायर परचेज तो इमीडिएटली हुई, इन केस ऑफ सेल तो इमीडिएटली हुई, एंड इन केस ऑफ हायर परचेज लास्ट इंस्टॉलमेंट में हुई। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने पर ओनरशिप पास हुई। यहां पर बायर का पोजीशन, सेल के केस में बायर यानी लेने वाला ओनर तुरंत बन जाता है, जबकि हायर परचेज के केस में देखिएगा कि वो बेली रहता है लास्ट तक। बेली समवन जो यूज करता है सामान को, पर वो मालिक नहीं बनता। तो जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं होती हायर परचेज के केस में आप बेली ही रहोगे।
बायर राइट टू टर्मिनेट, बायर चाहे तो खत्म कर सकता है क्या? तो देखो सेल तो नहीं खत्म कर सकते, यू आर बाउंड टू पे, क्योंकि अब आपने खरीद लिया है वो सामान, चाहे आप इंस्टॉलमेंट में पे करो पर आपको पे करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, आप बीच में कभी भी 7th 8th 9th इंस्टॉलमेंट पे छोड़ दोगे, आखिरी इंस्टॉलमेंट तक गए तो खरीद लेना, नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, रेंटल समझ के यूज कर लिया आपने। अगर बायर बीच में इंसॉल्वेंट हो जाता है तो नुकसान किसका? देखिए पेमेंट पूरी नहीं आई और बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो सेल के केस में तो सेलर का नुकसान हो जाएगा, बिकॉज ही इज दी ओनर, और अब उसे बायर से पैसा भी नहीं आ रहा है और सामान भी गया, वो सामान भी वापस नहीं ले पाएगा। बट इन केस ऑफ हायर परचेज ऐसा कोई रिस्क नहीं है आपको, क्योंकि हायर परचेज में आप जाओ और अभी तक आप ही ओनर हो तो अपना सामान उठा के वापस ले आओ। सेल बाय हायरर या बायर, बायर अगर कुछ भी बेच देता है तो थर्ड पार्टी ने अगर गुड फेथ में खरीद लिया है तो उसको बेटर टाइटल मिल जाएगा, लेकिन हायरर कभी जिंदगी में किसी को बेच नहीं सकता, क्योंकि तुम खुद भाड़े पे किसी और का सामान लेके आओ, हाउ कैन यू सेल इट, तो बेटर टाइटल पास नहीं होगा। अगर बायर या हायरर ने पे करने में डिफॉल्ट कर दिया तो आप उसको प्राइस के लिए स्यू कर सकते हो और लियन कर सकते हो इन केस ऑफ सेल। इसमें तो आपको ज्यादा माथापच्ची करनी नहीं है, जाओ और अपना सामान वापस लेकर आ जाओ हायर परचेज के केस में, क्योंकि वो सामान आप ही का है। लास्ट डिफरेंस होता है सेल और बेलमेंट का, सेल वर्सेस बेलमेंट। देखिए सेल मतलब बेचना और बेलमेंट मतलब किसी को कोई सामान यूज करने के लिए देना। तो यहाँ पर सेल में तो ओनरशिप यानी प्रॉपर्टी पास हो जाती है, जबकि बेलमेंट में सिर्फ पोजेशन पास होती है। अब रही बात फ्रीडम टू यूज की, तो सेल में आपका सामान है, आपको जैसे यूज करना है करो, पर बेलमेंट में आप किसी और का सामान लेकर आ रहे हो तो आपको बेलर के डिस्क्रिप्शन या डायरेक्शंस के हिसाब से ही सामान को यूज करना पड़ेगा। सामान लौटा पाना सेल में तो पॉसिबल ही नहीं है और बेलमेंट में तो लौटाना ही पड़ेगा। अब बात करूं अगर मैं कंसिडरेशन की तो सेल में प्राइस रहेगी ही रहेगी, फ्री में कोई किसी को नहीं बेचता, और जबकि अगर मैं बात करूं बेलमेंट की तो बेलमेंट मुफ्त की भी हो सकती है, नॉन ग्रेचुइटस भी हो सकती है। जैसे आपने अपने पड़ोसी से गाड़ी मांगी कि मैं यूज करके लौटा देता हूं, दैट इज अ नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट। ग्रेचुइटस बेलमेंट फ्री में किसी ने दिया, और जबकि नॉन ग्रेचुइटस क्या होता है कि कोई उसके लिए आपको चार्ज करे, लाइक रेंट पे आप बाइक लेकर घूम रहे हैं, अगर आप गोवा गए हैं तो वो कंसिडरेशन की बात हो गई। लास्ट टॉपिक फॉर यूनिट 1 इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वर्सेस डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। देखिए डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल शेयर सर्टिफिकेट जैसा, जिसपे जिस आदमी का नाम लिखा है वो बस ये बता रहा है कि कौन मालिक है, जिसका नाम लिखा हुआ है वो मालिक है, इससे कभी भी ना ट्रांसफर नहीं हो सकता, नो राइट टू ट्रांसफर। जबकि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब ये है कि ये जिसके हाथ में है ना सामान उसका है। मतलब अगर मैंने इसको साइन करके एंडोर्स करके डिलीवर कर दिया किसी और को, इफ आई एंडोर्स प्लस डिलीवर इट टू समबडी एल्स, तो उस आदमी को हक मिल जाएगा सामान को रिसीव करने का और ट्रांसफर करने का। इसके एग्जांपल्स है बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसीट एक्सेट्रा। इसके साथ हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है हमारा यूनिट 1 फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का रिविजन। स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्दी हम कवर करेंगे यूनिट 2, 3 और 4 भी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।